73 साल जो तारीख है हमारी फौज की, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है देश हमारा इंडिया, तब से आप देखिएगा कि वो अपने कैंटोनमेंट में ही रहते हैं फौजी। आपको फौज के बारे में तब पता लगेगा जब अगर कोई बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हो गया है, कोई एंटी टेरर ऑपरेशन में, हाँ ये तो है भाई, कोई शहीद हो बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। अदरवाइज आपको फौज की तरफ से बहुत कम आपको खबर मतलब अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी रेकमेंड की हुई कई वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं, तो मुझे एक दोस्तों ने पिछले दिनों में रेकमेंड की थी कि भाई मेजर गौरव आर्या की वीडियोस के ऊपर आप रिएक्शन दें। तो मैंने बहुत सर्च की वीडियोस, तो उनमें से एक वीडियो मुझे अभी मिली है और मैंने देखी नहीं, जिसका टाइटल ये है कि मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हाउ इंडियन आर्मी ऑपरेट। तो इनके साथ जो एनालिस्ट बैठी हुई हैं, जो इनका इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे ख्याल में आरजू काज़मी है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तजियाकार भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। तो आइए चलते हैं, इनकी डिबेट सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों इतराफ़ के जो वो टॉप के मतलब एनालिस्ट है वो क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं, वीडियो करते हैं इसका। सबसे बड़ा होल्ड है आरजू जी, बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पे बड़ा जबरदस्त होल्ड है। और ये ना कमाया है इंडियन आर्मी ने। कितनी भी मुसीबतें हुई, अक्सर पाकिस्तानी जो दोस्त हैं हमारे ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में करप्शन है और पाकिस्तान में बहुत, तो जरदारी के हवाले से कहते हैं, नवाज शरीफ के हवाले से। तो मैं पाकिस्तानी दोस्तों को कहता हूँ कि अभी आपने करप्शन देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है करप्शन तो आप देखें जब इंडिया के लेवल का करप्शन एक जमाने में बहुत होता था, अभी तो मोदी ने काफी टाइट कर रखा है मामला। तो लेकिन फिर भी फौज ने, आप कभी नहीं देखेंगे किसी ने इक्तदार में आने की बात, पावर में आने की बात, ये तो आरजू जी बहुत बड़ी बात है, कभी किसी आर्मी चीफ या आर्मी जनरल ने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करा। आर्मी हमारी, आप हमारे मतलब दिस इज एन आर्मी दैट इज जनरली नॉट हर्ड। फौज बोलती नहीं कभी कुछ, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इंडियन आर्मी कभी कुछ नहीं बोलती। ये चुप रहते हैं, बस काम करते हैं अपना, कुछ नहीं करते, और इसके अलावा काम के अलावा देयर इज नथिंग एल्स टू डू। मतलब दिस इज एन आर्मी दैट इज जनरली नॉट हर्ड। फौज बोलती नहीं कभी कुछ, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इंडियन आर्मी कभी कुछ नहीं बोलती। ये चुप रहते हैं, बस काम करते हैं अपना, कुछ नहीं करते, और इसके अलावा काम के अलावा देयर इज नथिंग एल्स टू डू। लेकिन अभी सऊदी अरब के साथ भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि आपके आर्मी के लोग मिलेंगे, और इसके अलावा जैसे एलओसी की मैंने बात की, तो ये वायलेशन आपके ख्याल में क्यों होती है? चाहे किसी भी साइड से हो, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती है, मानता कोई नहीं। आप कहते हैं हमने नहीं किया, हम कहते हैं हमने नहीं किया। आरजू जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो सऊदी अरब जा रहे हैं, ये और मैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें तर्जिया गलत है जो पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। और मैं ऐसा मुझे कहना भी नहीं चाहिए, गलत है, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके हम देखिए बड़े यहाँ पे बड़े आपके लोग हैं जो करते हैं, तो ऑब्वियसली गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हम थोड़ा सा इसको बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ अगर वहां पे गए हैं ना, तो इसके पहले कि देश क्या सोच रहा है इस मामले में, कि हमारे यूएई और सऊदी के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, ये ऑलरेडी एट अ मिनिस्टीरियल लेवल, एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेवल, ये डिसाइड हो चुका है। तो आर्मी चीफ वहां पे कुछ डिसाइड करने के लिए हमारे नहीं जा रहे हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अब फौजी से तो फौजी मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो वहां की आर्मी में मिलेंगे, जैसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वहां पे जाएंगे। लेकिन ये चीज है, ये आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन। दूसरी चीज, एक बड़ी बात पाकिस्तान में चल रही है कि अभी पाकिस्तानी, यार इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा, इस बात के ऊपर कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई इंडिया में अभी तक ना आर्मी ने टेक ओवर किया है, ना ही आर्मी किसी तरीके की सियासत में इन्वॉल्व है। बल्कि आज तक देखें, इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यही है कि किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासत में, पॉलिटिक्स में किसी किस्म का उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक की। दूसरी इन्होंने सऊदीया की बात की कि भाई सऊदी आर्मी चीफ जो हैं वो इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदीया गए हैं और ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यार ऑलरेडी जो है इंडिया और सऊदीया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स है, क्योंकि आप ये देखें कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑलरेडी सऊदीया में जॉब्स कर रहे हैं, इंडियंस।
तो मुझे नहीं लगता कि इंडियंस के जो हैं सऊदी की तरह किसी तरीके के बातचीत ख़राब है या कोई और पॉलिटिकल इशू है। ये तो हर नॉर्मल रूटीन होगी कि आर्मी चीफ चले गए। इससे पहले जो कॉन्सर्ट हुआ था आपको याद होगा अगर, तो सऊदीया में उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को उन्होंने बुलाया था, बल्कि सलमान खान के जो हाथ का वो नक्शा था जो था उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। तो बात ये है कि सऊदीया और इंडिया के ताल्लुकात तो भाई अच्छे हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, अभी तक हमने सऊदी अरब की दिफा करी थी, अब हमें ये डर है कि इंडियन आर्मी सऊदी अरेबिया की दिफा करेगा, यानी कि सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, इसमें मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन भी सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, सऊदी अरेबिया को ना आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत है। पहले ये बात दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सऊदीया खुद ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है भाई, हरमैन शरीफ है, मक्का मदीना है, उसको अलग चीज है, जोश खरोश के साथ डिफेंड। आपकी जरूरत है ही नहीं सऊदी अरब को। सऊदी अरब के पास इतना तेल है, इतना तेल है, और वो जो तेल सऊदी अरब के पास है वही उसकी सबसे बड़ी दिफा है। पहले तो हमें क्लियर कर देना चाहिए। दूसरी चीज, एक्चुअली सऊदी अरब को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है वो अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ भाई, सऊदी अरेबिया इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सारे असले के ऊपर उनकी फौज सारी जो है खड़ी है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। अमेरिका ने इंश्योर करा है कि ये जो पूरा मसला है इसका, ईरान का और इजराइल का और ये पूरे खित्ते का, ये पूरा ये कंट्रोल करके रखे अमेरिका। तो ये बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया करेगा। इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है सऊदी अरेबिया की दिफा करने की, ना सऊदी अरब को ये जरूरत है कि इंडिया आके उसकी मदद करे। तो वहाँ पे मरीन्स का बेस है, वहाँ पे यूएस एयरफोर्स है, वहाँ पे यूएस नेवी है। उनको क्या जरूरत है आपकी और हमारी? हम तो अपने अलग चीज, उनको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, ठीक है, पर ब्रह्मोस मिसाइल का फैसला भी इंडियन आर्मी नहीं करेगी। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगी। इंडियन आर्मी वो ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए जाएगी और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जाएगी। तो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो करते हैं। जैसे कि कमर जावेद बाजवा साहब गए थे वहाँ पे ना सऊदी अरब में, या जनरल फैज गए थे। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट आए। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को जाते हुए। इतनी उम्र मेरी भी हो गई, मैंने तो आज तक मतलब ही नहीं है कि कोई कुछ बोल दे या कोई ऐसा ना कोई एजेंसी वाला चला जाए, कुछ नहीं। अगर चाहेंगे तो एजेंसी वालों से बात करेंगे, बट ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं या वहाँ के जो किंग हैं उनसे मिल रहे हैं, ऐसा ये नहीं है। दूसरी चीज आपने जो पूछी, तीसरी बात आपने पूछी थी लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी तो अक्टूबर 1947 से चल रही है ये, जबकि 48 में सीजफायर लाइन बनी थी और 72 में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया था। लेकिन आरजू जी, ये तो चलता है, दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। जब मैं था वहां पे तब भी चलती थी। ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा और ये और 70-75 साल चलेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा चलना नहीं चाहिए। इसको किसी ना किसी जगह पे कम होना चाहिए, रुकना चाहिए। मेजर साहब, मैं आपसे एक और बात मैं पूछना चाहूंगी। वैसे तो खैर ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रिटिसाइज कर रही हूँ अपने लोगों को या कुछ, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पिछले 70-72 साल में पाकिस्तान में बहुत दफा फौजी हुकूमत आई, तो कौन सी ऐसी कमजोरी थी, कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमेशा आपको लगता है कि फौजी हुकूमत आई और आपके यहाँ तो कभी नहीं आई? तो हमारे यहाँ क्यों इस तरह से बार बार होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है भाई। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम में जिसको हम कहते हैं ना कि वो आप लोग कहते हैं थोड़ा सा पेशेंस, वो पेशेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कम है। वेरी इम्पेशेंट पीपल, अभी कर दो, अभी होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई भी बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, दही जमने में भी पूरी रात लग जाती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि अभी जम जाए फौरन दही, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो डेप्थ थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वो पाकिस्तान में नहीं थी। जिन्ना साहब आपके साल भर के अंदर चले गए, उनकी डेथ हो गई जिन्ना साहब की, और कोई लीडर ऐसा था नहीं वहाँ पे। और आप फौजी आए आपके। और दूसरी एक और चीज की वहाँ पे हम लोगों ने जो लैंड सीलिंग एक्ट थी या फिर जमींदारी जो हमारी जो प्रथा थी, वो हमने पहले दिन से ही ये हमने निर्णय कर लिया था, फैसला कर लिया था कि यहाँ पे कोई जमींदार नहीं होगा, यहाँ पे कोई वडेरा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा राजा नहीं होगा। राजा महाराजा के जो प्रिवी पर्सेस थे, जो उनको पैसा मिलता था, वो भी 1971 में हमने खत्म कर दिए थे। तो बोला कि सब लोग बराबर होंगे। अब ये बराबरी क्या हम हासिल कर पाए? नहीं।
इसमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन जो फैसले हमने करने थे वो कर लिए। तो हिंदुस्तान में आपको कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो कहेगा, या कोई ऐसा कोई बड़ा जमींदार या वडेरा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हमारे 1000 एकड़ जमीन है या हमारी 5,000 एकड़ है। ये सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। तो ये हमने पहले खत्म कर दिया। और इंडिया का एक सोशलिस्ट पास्ट रहा है बिकॉज ऑफ द रशियन इन्फ्लुएंस, या बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स, या जो भी आप कहना चाहें इनको। तो ये आरजू जी ये बात हुई थी इंडिया में। और इंडिया में जो डेप्थ थी, पॉलिटिकल डेप्थ, आप देखिए ना, एक साथ महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, और भी अब लीडर थे हमारे पास। ऐसे 20-25 लीडर थे जिसमें से कि कम से कम 10-15 तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे ही थे। कोई भी बन जाता उनमें से, अगर नेहरू जी नहीं बनते तो कोई भी बन जाता। इतना एक डेप्थ थी। लाल बहादुर शास्त्री भी थे उस समय, और कितने थे जो कि बाद में 60s में जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो हमारे कितने लोग थे उस वक्त जो कि और ये ग्रास रूट से, जैसे कि ऑब्वियसली जिन्ना साहब ने ही वाज अ लॉयर, वकील भी थे वो, और ये काफी उसमें ना उनकी काफी पकड़ थी मुस्लिम पॉपुलेशन पे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं रहा जो जमीन से जुड़ा हो, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें मिट्टी की खुशबू हो। आप लोग भी जब अपने मीडिया में भी जब मोहम्मद अली जिन्ना का डिस्कशन करते हैं तो आप कहते हैं साहब और बड़े स्टाइलिश थे और उनके सूट बाहर से आते थे। मैंने सुना है काफी पाकिस्तानी मीडिया में कि उनके सूट बाहर से सिल के आते थे और पाइप पीते थे और ये बड़ा स्टाइलिश थे और विस्की और ये सब। तो ये सब ठीक है, लेकिन ये ना जमीन से जुड़े जो लोग हैं ना वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, जैसे गांधी जी। गांधी जी की बहुत बड़ी मिसाल है भाई। तो इससे क्या होता है कि जब आवाम गरीब हो और आप आवाम के बीच में जाना चाहें तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम गरीब हो और मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं। तो इंडिया में कम से कम आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए आप देखिएगा कितना भी बड़ा इंडिया में लीडर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा तीसमार खान हो, कपड़ा वो खादी पहनेगा, उसने खद्दरी पहननी है अगर उसको पॉलिटिक्स में आना है। तो एक एफिनिटी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस थिंग, कि आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू में बड़ी थोड़ी सी कमजोर थी, उतना डेप्थ नहीं था, तो फौजी आए। फिर दूसरी एक और चीज है कि शुरू से कह रहा ना कि कंपैरिजन विद इंडिया, कि इंडिया, और वो होना भी था क्योंकि एक ही तो थे ये 14-15 अगस्त को, तो एक ही थे नाइट इंटरवीनिंग, फिर बीच में तकसीम हो गई इनकी। तो आरजू जी इसमें यह भी था कि थोड़ा सा आप लोगों ने उसके चलते एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया आपने तो फिर उसका दाम तो देना पड़ता है फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का, क्योंकि उसकी अपनी एक, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जो है ये एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट को खुराक चाहिए, एक खुराक। तो वो खुराक क्या है? अगर फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को दुश्मन चाहिए, मतलब ये दुश्मन तो चाहिए ना आपको, फिर वरना फिर फौज की क्या अहमियत रह जाएगी? अगर मुल्क का कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर फौज की अहमियत क्या रह जाएगी? तो फिर इसलिए तो इंडिया में जब भी फौज रही वो बैरक्स में रही और अपने कैंटोनमेंट में रही। फौज ने कभी कुछ सवाल नहीं पूछा। और आज भी आप किसी भी फौजी से पूछें कि शुड द आर्मी टेक ओवर, किसी भी सिविलियन से भी पूछें शुड द आर्मी टेक ओवर, एवरीबडी, मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का पेड़ है ना, इसको बहुत सींचा है भारतीय लोगों ने, बहुत सैक्रिफाइस करी है इसके लिए कि आज हम ये नहीं कह रहे आरजू जी, में ये यहाँ पे कहने के लिए नहीं आया कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त है या बिल्कुल फ्लॉलेस है या इसमें कोई रिंकल्स नहीं है या हमारी कोई गलती नहीं, बहुत गलतियां, लाखों गलतियां हमारी, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि फौज को इख्तियार में आना चाहिए। वो इंडिया में हम कहेंगे ठीक है, हमने 72 साल एक डेमोक्रेसी को चलाया है, हम 72 साल और चलाएंगे, इसको और बेहतर बनाएंगे, मतलब पर फौज का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में। कोई राय भी नहीं देगा ऐसी, फौज के आने की तो बहुत दूर की बात है, कोई राय भी नहीं देगा ऐसी इंडिया में। तो गाइज ये थी वीडियो यार। इसमें जिस तरह इसका टाइटल था कि हाउ इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट इंडिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने दोनों ने एक्सप्लेन किया, दोनों ने डिबेट की, बहुत अच्छी पॉजिटिव डिबेट थी। और देखें कई न्यूज़ चैनल के ऊपर जब डिबेट होती है तो बिलो द बेल्ट चले जाते हैं,
लेकिन अगर देखा जाए, आपको मैं इसीलिए कहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट होती है वो बड़ी मतलब समझदारी से की जाती है, बिलो द बेल्ट नहीं जाया जाता। इसके मुकाबले में अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो आफरीन है भाई। दूसरी बात कि इन्होंने बात की भाई इंडियन आर्मी कभी भी इक़्तिदार में नहीं आई, ये कोई शक नहीं है इस चीज़ में। हत्ता कि इंडिया में भी एक वक्त में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, जिसके ऊपर आप यार बॉलीवुड की फ़िल्में देख सकते हैं, एक से एक फ़िल्में बनी कि इतने 100 करोड़, इतने 100 करोड़, इतने 100 अरब। तो ऐसी करप्शन आखिर थी, ऐसी स्टोरीज़ थी, ऐसे स्कैम थे, तो इसी वजह से फिर जाके बॉलीवुड ने भी इस स्टोरी को केश किया और फिल्में बनाई, लोगों ने देखा, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई कि यार इस तरीके की भी करप्शन पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने इस तरीके से बताया अब नई गवर्नमेंट आई है इंडिया में, तो उसमें थोड़ा सा करप्शन कम हुई है, कोशिश की है। देखिए 110% अगर आप कहें कि इंडिया में करप्शन ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ कोशिश कर सकती है वहाँ की गवर्नमेंट 60% 70%, लेकिन 30% पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं हर जगह के। अमेरिका के भी करते हैं भाई, यूरोप के भी करते हैं, करप्शन वहाँ भी होती है। वहाँ के भी जो इलेक्टेड लोग होते हैं उन्हें बाद में पकड़ा भी जाता है करप्शन के इल्ज़ामात में। करप्शन देखें एक नासूर है जो हर मुल्क में है, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी मिसाल मैं आपको कई वीडियोज़ में दे चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन आता है साइकिल के ऊपर, जब वो रिटायर होता है या वो पॉलिटिक्स छोड़ता है तो उसके पास ब्रांड्स की गाड़ियाँ होती हैं, 250-300 कनाल के ऊपर जो बंगला होता है, फार्म हाउसेस होते हैं, उसके बच्चे जो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में पढ़ रहे होते हैं। पूरा मतलब एक फैमिली को वो सेट कर देता है, फिर वो पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिक्स छोड़ देता है। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि 4-4 नस्लों तक पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को ही खड़ा कर रहे होते हैं, रिश्तेदारों को MPs MNAs बना दिया। पाकिस्तान में जो है ये एक, अच्छा पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये ट्रेंड है। इंडिया में भी रिश्तेदारों को जो है वो टिकट्स देना, उनको खड़ा करना, उनको प्रमोट करने का एक बड़ा बुरा रिवाज था, जो मैं समझता हूँ अब जाके कुछ पार्टियों ने इंडिया की जो है ये रिवाज ख़त्म किया। जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने भी इस चीज़ का नारा लगाया था, लेकिन इसके ऊपर वो भी पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं कर सकी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रिकमेंड की हुई किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूं तो मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।